Hello everyone, I'm Kajal Nagrane. You're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. If you're new to this YouTube channel, do like, share and subscribe my YouTube channel. In our today's video, we are going to learn 2.2 the 3 questions. This lesson is written by Leo Tolstoy. In next video of this video, I'll give you the explanation of all the question answers of this lesson including English workshop, then warming up and margin questions. And in description box I have given you the link for all the videos of standard 10. So let's start. This lesson is written by Leo Tolstoy 1828 to 1910. It means 1828 is the born year of Leo Tolstoy and 1910 is the death year of Leo Tolstoy. Was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. Was a Russian writer. It means Tolstoy is a Russian writer who is regarded means known as one of the greatest authors of all time. यानी कि वो एक ग्रेटेस्ट ऑथर के नाम से वो जाने जाते थे. ही फर्स्ट अचीव लिटरेरी अक्लेम इन हीज 20s. यानी कि उन्होंने क्या किया, अचीव किया, क्या किया, लिटरेरी अक्लेम यानी कि जिसे हम प्रेज बोलते हैं या तो फिर पब्लिकली अप्लाउज बोलते हैं, उस वो उन्होंने यानी कि एडमिरेशन उन्होंने गेन किया लोगों से. कब किया? इन हीज 20s यानी कि काफ़ी कम उम्र में वो पब्लिक में फेमस हो चुके थे. विथ ही सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी चाइल्डहुड बॉयहुड एंड यूथ. देखिए ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है, इट इज़ अ लिटरेरी जेनर, वी कैन सी लिटरेरी कैटेगरी. सो इन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और वो भी कौन सी? ट्रायोलॉजी. ट्रायोलॉजी मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 रिलेटेड थिंग्स लाइक फिल्म्स, प्लेज, सीरीज एक्सेट्रा. तो इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी थी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल. उसमें इन्होंने चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ तीनों लिखा था. चाइल्डहुड यानी कि क्या होता है, 0 से लेके 9 या 10 साल की जो उम्र होती है वो. बॉयहुड मीन्स होता है 10 से लेके 21 तक होता है. एंड यूथ इस मीन्स उसके आगे का. तो इन्होंने एक ट्रायोलॉजी लिखी है, उसमें उन्होंने चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ ये तीनों उन्होंने दिखाए हैं. अ पैराबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल लेसन. देखिए पैराबल मीन्स क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें कि मॉरल लेसन होता है. मॉरल यानी कि जिससे हम कुछ हाई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, वो हमें सीखने को मिलता है. अ पैराबल यूजुअली हैज़ ह्यूमन कैरेक्टर्स. और पैराबल में हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर्स ही शो किए जाते हैं. दिस पैराबल कॉन्सर्न्स अ किंग हु वॉन्ट्स टू फाइंड द आंसर. दिस पैराबल मीन्स इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द किंग. ये पैराबल, ये जो लेसन है इसी को इन्होंने पैराबल कहा है. दिस पैराबल कंसर्न्स अ किंग हु वांट्स टू फाइंड द आंसर्स टू व्हाट ही कंसिडर्स टू बी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन हिज लाइफ. हमारी इस पैराबल में यानी कि इस शॉर्ट स्टोरी में किंग है जो जिसको कि उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस है उनके आंसर्स चाहिए. यानी कि उसके लाइफ के 3 क्वेश्चंस है जो अकॉर्डिंग टू किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसके आंसर्स चाहिए. उसको उस किंग को आंसर चाहिए. So let's start the lesson. This was the introduction of our writer. Once a certain king had an idea. यानी कि एक किंग है. certain means the meaning of certain is specific but not explicitly stated. यानी कि यहाँ पे किंग का नाम नहीं दिया बट एक किंग है जिसके मन में एक आइडिया आई. If he always knew the right time to begin everything. यानी कि अगर कुछ भी काम करने का राइट टाइम, सही टाइम क्या है वो अगर उसको पता चल जाए. If you knew who were the right people to listen to and who to avoid to the most important thing to do. यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कौन पर्सन है जिसका सुनना चाहिए और कौन पर्सन है जिसका हमें सजेशन अवॉइड करना चाहिए. ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक एंड अबव ऑल. देखिए ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा. दैट ही वुड अंडरटेक. अंडरटेक मीन्स होता है टैकल करना या तो फिर टेक ऑन या टेकअप. यानी कि कोई भी काम करते समय कौन से एक सही वक्त पे करना चाहिए. वो अगर काम वो टाइम उसको पता चलना चाहिए, किसका सुनना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, ये उसको पता चलना. अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ही विल नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा. एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक. और अगर ऐसा कौन सा काम है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है. अंडरटेक मीन्स यहाँ पे हमें लेना है कि एक कौन सा काम डू कर दे. डू यानी कि अंडरटेक, वी कैन से टेक ऑन, टैकल. यानी कि ऐसा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो हमें करना चाहिए. यानी कि 3 क्वेश्चंस है. एक तो कौन सा सही वक्त कौन सा है काम करने का, दूसरा किसकी बात सुने और तीसरा कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है. सिंस ही वॉज कन्विंस दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे. और उसको ऐसे लगता था कि ऐसे इस तरीके से सोचना ये उसकी सही बात है. Since he convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom.
प्रोक्लेमेशन यानी कि एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन पब्लिक, उसने पब्लिक में कुछ अनाउंस कर दिया उसके किंगडम में। ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन हु वुड टीच हिम व्हाट द राइट टाइम वाज फॉर एवरी एक्शन। उसने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया, ही वुड गिव अ ग्रेट रिवार्ड, वो सबको, वो किसी को ग्रेट रिवार्ड देगा, रिवार्ड यानी कि एक प्राइज देगा, किसको, टू एनी वन हु वुड टीच हिम, ऐसे किसी पर्सन को वो रिवार्ड देगा कि जो पर्सन उसे आके सिखाएगा द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, यानी कि कोई भी काम करने का सही वक्त क्या होता है ये उसको सिखाएगा। हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर, और हमारे लाइफ में कौन है जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, एंड हाउ माइट नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और कौन सा काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये तीन बातें उसको जो भी बताएगा उस किंग को, तो वो क्या करेगा, किंग उसे एक बड़ा सा रिवार्ड देगा, एक सरप्राइज देगा। तीन क्वेश्चन है। सबसे पहला तो कोई भी काम करने का सही वक्त क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि सही पर्सन कौन सा है कि जिसकी बातें सुनना चाहिए, और तीसरा है कि कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्वेश्चंस वो पूछना चाहता है। मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स। देखिए इसके दरबार में, कोर्ट में काफ़ी सारे लर्न पीपल यानी कि काफ़ी जिसको हम बोलेंगे एजुकेटेड पर्सन आ गए, जो टैलेंटेड लोग थे, वाइज पर्सन थे, वहाँ पे आ गए, बट सभी ने क्या दिए, गेव डिफरेंट आंसर, सभी ने अलग अलग आंसर्स दिए। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw in advance a table of days। किसी ने कहा, यानी कि कुछ लोगों ने कहा जो एडवाइस देने के लिए आए थे, उनमें से कुछ ने कहा, फर्स्ट क्वेश्चन का उन्होंने रिप्लाई दिया, इन रिप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, डेज का टेबल बनाना चाहिए, जितने भी महीने में दिन होते हैं उनका एक टेबल बनाना चाहिए। मंथ्स एंड ईयर्स, मंथ्स का और ईयर्स का भी टेबल बनाना चाहिए। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और हमें उसी के हिसाब से रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो जो कुछ भी है मंथ का, ईयर का या दिन का, तो उसके हिसाब से टेबल बना लेना चाहिए पहले, कि हमें मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, या तो फिर ईयर का है, मंथ का है, तो हमें इस दिन को ये करना है, वो करना है, और इसको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये कुछ लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है कि कौन सा टाइम करेक्ट है। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और फिर उनमें से जो वाइज लोग वहाँ पे आए थे सजेशन के लिए, जो रिवार्ड लेने के लिए, तो उनमें से कुछ ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड, यानी कि प्रीवियसली, वी कैन से प्रीवियसली और इन एडवांस, पहले ही ये डिसाइड करना बहुत हार्ड होता है कि कौन सा टाइम कौन से काम करने के लिए सही है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम्स, but that not letting oneself be absorbed in idle pastime। idle pastime यानी कि क्या होता है, spend time doing nothing, यानी कि टाइम पास करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टाइम पास करना है। one should always attend to all that was going on, और यहाँ पे कहा गया है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमें सब कुछ अटेंड करना चाहिए। एंड देन डू दैट विच वॉज द मोस्ट इसेंशियल, और फिर बाद में हमें डिसाइड करना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम, यानी कि सभी काम को अटेंड करना है, और सभी वक्त को, जो भी वक्त पे डिसाइड होता है उसको अटेंड करो, और बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे उसी को करो। एट अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और बाकी कुछ बचे हुए लोगों ने कहा कि एक पर्सन के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही हार्ड है, डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए करेक्ट टाइम कौन सा ये डिसाइड करना एक अकेले पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। दैट द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, और उन्होंने क्या कहा कि किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, यानी कि टैलेंटेड लोगों की किंग को एक काउंसिल बनानी चाहिए, किस बात के लिए, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, और उस काउंसिल का काम क्या रहेगा कि वो लोग राजा के हर काम का एक प्रॉपर टाइम फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पे तीन अलग अलग सजेशंस आए इस पैराग्राफ में। पहला सजेशन आया है कि टेबल ड्रॉ करो डे का, मंथ का, ईयर का, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दूसरे कुछ लोगों ने कहा है कि टाइम पास नहीं करना है, जो भी काम आता है उसको अटेंड करो और उसके बाद में डिसाइड करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाद में उसे करो। और तीसरा कुछ लोगों ने कहा है कि अकेले आदमी के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही हार्ड है, तो किंग ने क्या करना चाहिए, एक बोर्ड, एक काउंसिल बुलानी चाहिए टैलेंटेड लोगों की, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। इक्वली वैरिड वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। वैरिड मीन्स वी कैन से डिफरिंग और डाइवर्सिफाइड,
यानी कि डिफरेंट आंसर। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए। सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोगों ने ऐसा, अभी दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कौन ऐसे पर्सन है, किंग का दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे कौन लोग हैं जिनका हमें सुनना चाहिए और किसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए। कुछ लोगों ने कहा कि द किंग मोस्ट नीडेड वर द काउंसलर्स, किसी ने कहा कि काउंसलर सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर्स द प्राइस्ट, और किसी ने कहा जो प्रिस्ट लोग होते हैं, जो चर्च में होते हैं, धर्मगुरु वगैरह, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अदर्स द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और उनमें से कुछ लोगों ने कहा जो वॉरियर्स होते हैं, यानी कि योद्धा जो होते हैं, जो फाइटिंग करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। अभी इसकी भी आंसर डिफरेंट डिफरेंट आए। टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि इनका कि सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। ऑक्यूपेशन में जॉब और वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज द साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट साइंस है। अदर सेड इट वॉज स्किल इन वारफेयर, और कुछ लोगों ने कहा वारफेयर यानी कि फाइटिंग या कॉम्बैट या कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा स्किल इन वारफेयर यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में, फाइटिंग में जो लड़ने की स्किल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अदर्स अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और बाद में फिर से कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा था कि प्रीस्ट लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप यानी कि धर्म पूजा जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द किंग वॉज कन्विंस्ड बाय नन ऑफ दीज आंसर्स एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, लेकिन इनमें से किसी भी आंसर से किंग का सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ और उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनो फॉर हिज विजडम, बाद में किंग ने क्या डिसाइड किया, इंस्टेड टू गो टू हर्मिट, यानी कि इंस्टेड यानी कि इन सब लोगों की एडवाइस सुनने से बेहतर रहेगा कि वो हर्मिट के पास जाए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। हर्मिट मीन्स अ पर्सन लिविंग इन अ सॉलिट्यूड, और वी कैन से अ पर्सन लिविंग इन अ लोनलीनेस एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन, यानी कि एक धर्म का एक नियम है ऐसा समझ के अकेलेपन में रहना, उसको उनको बोलते हैं हर्मिट, जो फॉरेस्ट में वगैरह रहते हैं। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट के पास जाएंगे। हु वॉज वाइडली रिनोव फॉर हिज विजडम, हु वॉज वाइडली रिनोव यानी कि होता है फेमस, जो कि बहुत ही फेमस हर्मिट था, फॉर हिज विजडम यानी कि उसके टैलेंट के लिए। एक हर्मिट है जहाँ पे किंग जाना चाहते हैं और वो जो हर्मिट है वो बहुत ही फेमस है और उसके टैलेंट के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, और जो हर्मिट है वो फॉरेस्ट में रहता है, अपनी छोटी सी झोपड़ी में, हट में, जो कि वो कभी नहीं छोड़ता। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, और वो कॉमन लोग जो होते हैं तो उन्हीं के साथ यानी कि आम आदमी के साथ ही वो बोलता है, बात करता है, यानी कि बड़े बड़े जो किंग होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ वो बात नहीं करता। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, इसीलिए किंग ने क्या किया, सिंपल कपड़े पहन लिए एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, यानी कि हर्मिट की झोपड़ी के पास वो पहुंच गया। अप्रोच होना यानी कि वहाँ पे पहुंच जाना। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, डिसमाउंट करना यानी कि अलाइट फ्रॉम, और वी कैन से गेट डाउन और गेट ऑफ, वो अपने घोड़े से उतर गया और बॉडी गार्ड्स को भी पीछे ही छोड़ दिया। बॉडी गार्ड्स एंड हॉर्स दोनों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और हर्मिट के पास वो चले गए सिंपल कपड़े पहन के, क्योंकि जो हर्मिट है वो बड़े लोगों से बात नहीं करता। वेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जब हर्मिट के पास किंग पहुंचे तो हर्मिट क्या कर रहा था, घर के सामने डिगिंग कर रहा था, यानी कि ज़मीन में कुछ खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग बट वेंट ऑन इन डिगिंग, उसने किंग का वेलकम तो किया, ग्रीटेड यानी कि वेलकम करना, बट वो कंटिन्यू अपना डिगिंग करता रहा, जो खोद रहा था वो उसका कंटिन्यू चल रहा है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट कैसा था, फ्रेल यानी कि डेलिकेट या वीक, यानी कि बहुत नाजुक और दुबला पतला सा था। एंड ईच टाइम ही स्टक द ग्राउंड विथ द स्पैड एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ, ईच टाइम ही स्टक द ग्राउंड, यानी कि जब भी वो ग्राउंड पे उस स्पेड यानी कि जिसको हम मराठी में फावड़ा वगैरह बोलते हैं, तो उससे वो क्या कर रहा था, ज़मीन खोद रहा था, और हर टाइम वो क्या कर रहा था, स्टक द ग्राउंड यानी कुछ ना कुछ उसमें से ज़मीन को खोद रहा था। टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ यानी कि थोड़ी सी ज़मीन वो खोद देता था हर टाइम। ही ब्रीथ हेवीली, और ज़ोर से सांस भी लेता था, यानी कि वो वीक है, फ्रेल है, इसलिए उसको तकलीफ जा रही है, वो स्लोली उसका डिगिंग का काम कर रहा है। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड आई हैव कम टू यू, किंग उसके पास गए और किंग ने कहा आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, यानी कि वाइज यानी कि टैलेंटेड हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, मुझे तुमसे पूछना है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो बोलता है कि सही काम सही वक्त पे कैसे करना चाहिए। हु आर द people I most need and to whom should I
देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, वो बोलता है कि मैं ऐसे कौन से पर्सन है कि जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू हुम शुड आई, और मैं भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। देयरफॉर पे मोस्ट अटेंशन, और मुझे किन लोगों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम हैं कि जो मुझे सबसे पहले करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और ऐसे कौन से काम है कि जिस पे मैं सबसे पहले ध्यान दूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट ने किंग की तरफ देखा बट कुछ भी नहीं कहा। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग। स्पैट यानी कि क्या होता है, इजेक्ट सलाइवा फोर्सिबली फ्रॉम वंस माउथ, यानी कि थूकना जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, एक बॉल को थोड़ा सा वो थूक लगाते हैं और फिर खेलते हैं, तो वैसे ही हाथ ना फिसले इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथ पर थूका। एंड रिज्यूम डिगिंग, रिज्यूम यानी कि यहाँ पे दिया है कंटिन्यू आफ्टर अ पॉज, रुकने के बाद उसने फिर से कंटिन्यू अपना वो डिगिंग शुरू कर दिया, यानी कि खोदना शुरू कर दिया। द किंग वॉच्ड इन अ साइलेंस फॉर अ वाइल, किंग थोड़ी देर एकदम चुपचाप से होकर हर्मिट की तरफ देखता रहा। देन फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट, और बाद में उसको हर्मिट के लिए, किंग को हर्मिट के लिए ज़रा बुरा लगा। ही सेड यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर अ वाइल फॉर यू, और उसने कहा कि तुम बहुत थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर अ वाइल फॉर यू, तुम्हारा जो स्पेड है, जो फावड़ा तुम काम कर रहे हो लेके, वो मुझे दे दो और मैं काम करता हूँ, तुम बहुत थक गए हो। थका हुआ देखकर किंग को हर्मिट के लिए ज़रा बुरा लगा। द hermit silently handed over the spade and sat down on the ground. hermit ने एकदम चुपचाप से जो स्पेड है वो किंग के हाथ में दे दिया और वो ग्राउंड पे बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. When he had dug 2 beds, यानी कि 2 बार उसने खोदा है, इसने किंग ने। द किंग स्टॉप्ड, और बाद में वो रुक गया, और बाद में फिर से रिपीटेड द क्वेश्चन, 2-3 बार खोदने के बाद में किंग फिर से रुका और क्वेश्चंस रिपीट किया हर्मिट की तरफ देख के। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर से कोई भी आंसर नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, लेकिन वहाँ से उठा और किंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया स्पेड के लिए। एंड सेड नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, और बाद में उसने किंग से कहा कि अब तुम रेस्ट करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन किंग ने हर्मिट को वो स्पेड वापस नहीं दिया और खुद ही खोदने लगा। हर्मिट उसको आंसर ही नहीं कर रहा है कुछ। 1 hour passed एंड अदर, बाद में 1 घंटा गया और फिर और 1 घंटा गया। द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, सिंक मीन्स होता है गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी के पीछे छुपना। यहाँ पे दिया द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, अभी जो सन है वो पेड़ों के पीछे छुप रहा था, मीन्स क्या हो रहा था, शाम हो रही थी। एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और बाद में किंग ने क्या लास्ट में जो स्पेड है वो उसको ग्राउंड पे रख दिया, स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे रख दिया। एंड सेड आई केम टू यू, फिर से बोला कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी कि इतने तुम टैलेंटेड हर्मिट हो, मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे आंसर्स के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नन प्लीज़ से सो एंड आई विल गो होम, अगर तुम नहीं आंसर दे सकते तो मुझे बता दो, तो मैं अपने घर जा सकता हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इज इट हु इट इज़, बाद में हर्मिट ने कहा कि हियर कम समवन रनिंग, कि यहाँ पे कोई तो रनिंग करते करते आ रहा है, चलो हम ये देखते हैं कि वो कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. The king turned round, बाद में किंग गोल घुमा और उसने देखा bearded man, एक दाढ़ी वाला आदमी, running out of the forest, उस फॉरेस्ट में से बाहर भागते हुए आ रहा था। The man held his hands प्रेस्ड अगेंस्ट ही स्टमक, और उसने देखा कि वो जो मैन है उसने अपने हाथ दोनों हाथों से पेट को दबाया हुआ था। वो जो फॉरेस्ट में से आदमी आ रहा था, जो दाढ़ी वाला था, बियर्डेड पर्सन, उसने अपने दोनों हाथों से पेट को दबाया हुआ था और वो फॉरेस्ट में से भागता आ रहा था। ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथ के नीचे से ब्लड फ्लो भी हो रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो जैसे ही किंग के पास आके पहुंचा, वो जो वाउंडेड पर्सन है वो किंग के पास आके पहुंचा, ही फेंटेड। फेंटेड मीन्स क्या होता है, वी कैन से लॉस कॉन्शियसनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि उसका जो बेशुद्ध हो गया था, थोड़ी देर के लिए वो अपना कॉन्शियसनेस उसने खो दिया था। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया। मॉर्निंग फीबली,
माउनिंग फिबली, माउनिंग मीन्स क्या होता है, मेक अ लॉन्ग लो साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल सफरिंग, यानी कि जब कुछ बहुत दर्द होता है तब कुछ जो थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकलता है मुंह से, उसको बोलते हैं माउनिंग फिबली। वो बेशुद्ध हो गया, ग्राउंड पे गिर गया और थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी निकल रहा है। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेन द मैंस क्लोथिंग, किंग ने और हर्मिट ने उसके जो कपड़े थे वो निकाल लिए क्योंकि उसके पेट पे वाउंड था। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और देखा तो उसके पेट पे बहुत ही बड़ा वाउंड हुआ था। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड, और किंग ने जितना हो सके उसको क्लीन किया, एंड बैंडेज इट, और उस वाउंड को बैंडेज भी किया। विथ हिज हैंकरचीफ एंड टॉवेल द हर्मिट हैड, और खुद का हैंकरचीफ यूज़ करके, किंग ने खुद का हैंकरचीफ यूज़ किया और हर्मिट के पास जो टॉवेल था वो यूज़ करके जैसे हो सके उसने उस वाउंड को क्लीन किया, किंग ने खुद किया और वहाँ पे बैंडेज किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड रुक ही नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, और बाद में किंग क्या कर रहा था, अगेन एंड अगेन उस बैंडेज को निकाल रहा था। सोक्ड यानी कि एक्सट्रीमली वेट, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, खून की वजह से वो टॉवेल वो सब भीग जा रहा था, बार बार भीग रहा था, और किंग बार बार बैंडेज बदल रहा था। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड, और बाद में वो जो टॉवेल और हैंकरचीफ यूज़ करके वो बैंडेज कर रहा था तो वो बार बार निकाल रहा था, धो रहा था, फिर से बांध रहा था, फिर से धो रहा था, फिर से बांध रहा था। when at last the blood stopped flowing, but लास्ट में क्या हो गया, ब्लड फ्लो होना स्टॉप हो गया। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, रिवाइव यानी कि क्या होता है, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, यानी कि अभी उसको थोड़ा सा समझ में आने लगा था, रिवाइव कॉन्शियस हो गया था और उसने फिर कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग ने कुछ फ्रेश वाटर लाया और उसको पीने के लिए दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल, और इसी के सब ये सब दौरान, इसके दौरान क्या हुआ, सन हैड सेट यानी कि अभी सनसेट हो गया, शाम हो गई, एंड इट हैड बिकम कूल और ठंड पड़ने लगी। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, बाहर ठंड पड़ने लगी इसलिए किंग ने हर्मिट के हेल्प से उस जो वाउंडेड पर्सन को, जिसको लगा तो उस वाउंडेड पर्सन को हट में लेके गया। द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज, वो जो मैन था वाउंडेड पर्सन, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहाँ पे वो क्वाइटली यानी कि चुपचाप से सो गया। बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, और बाद में किंग भी बहुत थक चुका था क्योंकि वो चल के आया था और जो भी वर्क उसने डिगिंग का किया था उसकी वजह से वो भी थक गया था। दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, और बाद में खुद किंग भी वहाँ पे बैठ गया और सो गया। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man laying by his side. जैसे ही सुबह हो गई, देखिए when he awoke, जब किंग नींद में से उठा तब क्या हुआ, इन द मॉर्निंग जब सुबह उठा, इट टुक सम टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, उसे थोड़ा टाइम लगा वो याद आने के लिए कि वो कहाँ है, क्योंकि वो रोज़ राजमहल में सोता था, अभी हट में सोया था। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग बाय साइड हर, और वो जो बियर्डेड मैन था, जो वाउंडेड पर्सन था, वो कौन है ये भी याद करने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगा नींद में से उठने के बाद। एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, गेजिंग इंटेंटली मीन्स क्या होता है, अटेंटिवली या ईगरली, बहुत ही अमेजमेंट के साथ जो किंग है उस बियर्डेड मैन की तरफ देखने लगा। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, जो बियर्डेड मैन है, जो दाढ़ी वाला पर्सन है, उसने क्या कहा किंग से, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उस बियर्डेड मैन ने देखा कि किंग नींद में से उठ चुका है, अब वो उस पर्सन की तरफ देख रहा है, तब इसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, किंग ने कहा कि आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ, यानी कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ, यानी कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ। देखिए वो पर्सन आंसर क्या देता है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, किंग तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ, यानी कि वो शत्रु हूँ, हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ, स्वोर यानी कि स्वेर का पास्ट फॉर्म है, यानी कि मैंने शपथ ली थी, यानी कि मैं प्रॉमिस लिया था खुद से, टू रिवेंज हिमसेल्फ यानी कि बदला, रिवेंज यानी कि बदला लेने के मैंने प्रॉमिस किया था, ऑन यू, मैंने तुम्हारा बदला लेने का प्रॉमिस किया था, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर,
बिकॉज तुमने मेरे भाई को मारा एंड सेज हिज प्रॉपर्टी, और मेरे भाई की प्रॉपर्टी, सेज यानी कि टेक होल्ड ऑफ सडनली और ग्रैब करना, मेरे भाई की प्रॉपर्टी तुमने छीन ली थी और उसे मार दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारा बदला लेना चाहता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे पता था कि तुम हर्मिट को मिलने के लिए अकेले जा रहे हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, आई रिजॉल्व यानी कि मैंने सेट किया था, फर्मली डिटरमाइंड टू डू समथिंग, रिजॉल्व मीन्स फर्मली डिटरमाइंड टू डू समथिंग, यानी कि मैं इस बात पे कंफर्म था कि जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें मारने वाला था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, बट पूरा दिन ढल गया और तुम वापस ही नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई अम्बश टू फाइंड यू, अम्बश मीन्स प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, यानी कि मैं तुम पे अटैक करने से पहले जिस प्लेस पे छुप के बैठा था वहाँ से मैं बाहर आ गया। योर बॉडी गार्ड्स रिकोगनाइज मी, लेकिन तुम्हारे बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे वाउंड कर दिया, यानी कि मुझे मारा। आई एस्केप फ्रॉम देम, मैं उनसे तो भागा। बट वाउंड हैव ब्लेड टू डेथ, ब्लेड मीन्स क्या होता है, लॉस ब्लड फ्रॉम द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरीके से मारा कि मेरे बॉडी से इतना ब्लड बहने लगा कि मेरी डेथ होने वाली थी। हैड यू नॉट रेस्ट माई वाउंड, और तुमने, वो बोलता है कि तुमने मेरी बॉडी को, डेथ हैड यू नॉट रेस्ट माई वाउंड, यानी कि तुम्ही ने तो मेरे बॉडी को वाउंड किया, जो वाउंड था उसको बैंडेज किया है। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी कि मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुम्ही ने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू माई ऑल लाइफ, और वो बोलता है कि लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ, और अगर तुम चाहो, इफ़ यू विश, अगर तुम चाहो, आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, तो मैं मेरी पूरी जो लाइफ है इसके आगे मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा, यानी कि तुम्हें मैं सर्विस दूंगा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी सो ईजिली, किंग बहुत ही खुश हो गया कि एनिमी के साथ इतनी ईजीली ये हो गया, पीस यानी कि समझौता हो गया। एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और एनिमी फ्रेंड बन गया, इसलिए जो किंग था वो बहुत ही खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, और किंग ने क्या किया, ही नॉट ओनली फॉरगिव, किंग ने उसे माफ़ तो कर दिया, और सिर्फ माफ़ ही नहीं थी किया तो क्या किया, ही वुड सेंड हिज मैन, वो किंग बोलता है कि मैं मेरे कुछ आदमी तुम्हारे पास भेजूंगा, एंड हिज ओन फिजिशियन, और मेरा जो फिजिशियन है यानी कि मेरा जो डॉक्टर है वो भी मैं तुम्हारे पास भेजूंगा तुम्हें अटेंड करने के लिए। द किंग वेंट टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट, और जब किंग ने क्या किया, देन टुक लीव ऑफ हिम, यानी कि उस बियर्डेड मैन से भी लीव लिया, यानी कि उसको बाय बोला, एंड वेंट आउट ऑफ द हट, और बाद में हट के बाहर चला गया, टू लुक फॉर द हर्मिट, और वो हर्मिट को इधर उधर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से निकल जाने से पहले किंग चाहता था, ही विश वन मोर बेग, यानी कि एक बार वो फिर से हर्मिट को क्वेश्चंस के लिए पूछना चाहता था, रिक्वेस्ट करना चाहता था। ही हैड आस्क्ड द हर्मिट वॉज आउटसाइड, वो पूछना चाहता था कि द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर था, ऑन हीज नीज सोविंग सीड्स यानी कि प्लांट द सीड्स, और जो हर्मिट है वो बाहर था, अपने नीज पे, घुटनों पे बैठा हुआ था, सीड्स लगा रहा था। इन द बेड्स दैट हैड डग द डे बिफोर, एक दिन पहले उन दोनों ने मिलकर जो बेड बनाया था ज़मीन में, तो उसमें हर्मिट क्या कर रहा था, कुछ बीज सीड्स लगा रहा था। द किंग अप्रोच हिम एंड सेड, किंग उसके पास गया, हर्मिट के पास, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, और लास्ट टाइम उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम प्रे कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के जो जवाब है, जो सारे क्वेश्चंस के आंसर है वो मिल चुके हैं। स्टिल क्राउचिंग, देखो क्राउचिंग यानी कि बेंडिंग, और अभी भी बेंड यानी कि नीचे ही बैठा, अभी किंग आया तो उठ के खड़ा नहीं हुआ, वो वहीं पे अपने पैरों पे ही बैठा रहा, घुटनों पे, और उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिल गए हैं। लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, जो किंग उसके सामने खड़ा था उसकी तरफ देख के हर्मिट ने बोला कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आज द किंग, किंग ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो। अभी हर्मिट आंसर देता है, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है, डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं, इफ़ यू वुड नॉट पिटिएटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड स्टेड टू द डिग, अगर पिटिएटेड यानी कि फील सॉरो फॉर द मिसफॉर्चून ऑफ, लेकिन यहाँ पे दिया है इफ़ यू वुड नॉट पिटिएटेड माई वीकनेस, अगर तुम्हारे, वो हर्मिट बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी वीकनेस पे कल दया ना आई होती, स्टे टू डिग दीज बेड्स फॉर मी, तो क्या होता, तो तुम
if you would not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back. यानी कि अगर तुम्हें मेरे वीकनेस पे दया ना आई होती तो और अगर तुमने ये बेड्स यहाँ पे खोदे ना होते तो क्या होता, यू वुड हैव गॉन बैक, तो तुम यहाँ से वापस जाते एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, और ये जो आदमी था यहाँ पे जो बियर्डेड मैन था, इससे तुम मारे जाते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. तो इसीलिए कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और वो बोलते हैं कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम डिगिंग कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन मैं था क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ काम कर रहे थे, मेरा अच्छा हो इसलिए काम कर रहे थे. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, जो तुम खोदने का काम कर रहे थे वो. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद में क्या हुआ, ये सब हर्मिट बोल रहा है. आफ्टरवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा था, जब तुम उस वाउंडेड पर्सन को अटेंड कर रहे थे. फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. अगर तुमने उस पर्सन का जो वाउंड है उसको बांधा नहीं होता, उसको बैंडेज नहीं किया होता, तो वो क्या होता, मर जाता. कैसे मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुम्हारे साथ वो समझौता बिना किए ही मर जाता, फ्रेंडशिप बिना किए ही मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो इसीलिए तुम्हारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन था कल. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो किया वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था. यानी पहले जब डिगिंग कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, डिगिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट काम था, और तुम मेरे लिए डिगिंग कर रहे थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था. बाद में नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है कि वो जो वाउंडेड पर्सन है उसको जब तुम वाउंड कर रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. वाउंडेड पर्सन के लिए तुम काम कर रहे थे, उसकी तुमने जान बचाई और उसका वाउंड तुमने ठीक किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. बाद में हरमिट ने कहा रिमेंबर, ये याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ ये सिर्फ एक ही टाइम है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है नाउ, यानी कि अभी जो तुम जी रहे हो यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसलिए कि इसी टाइम में हमें सबसे ज़्यादा पावर मिलती है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ हुम यू आर, और जिसके साथ तुम हो वही सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए होता है. यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में वही सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टाइम में जिसके साथ तुम हो वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है. फॉर यू डू नॉट नो वेदर यू विल एवर हैव डीलिंग विथ एनीवन एल्स, यानी कि तुम्हें पता भी नहीं कि जिस पर्सन के साथ तुम अभी हो वो तुम्हें फिर से मिलेगा भी या नहीं, उसके साथ फिर से तुम डील कर पाओगे या नहीं. तो इसीलिए जो पर्सन अभी है वही सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दिस पर्सन गुड, और उस पर्सन के साथ कुछ अच्छा काम करो, उसके लिए कुछ अच्छा काम करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू दिस लाइफ, और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ तुम्हें यहाँ पे लाइफ में भेजा गया है. यानी कि जो वक्त तुम अभी जी रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम जिसके साथ हो वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, और उनके लिए जो तुम काम कर रहे हो वही सबसे इम्पोर्टेंट काम है. ऐसा आंसर हरमिट ने दिया. दिस लेसन वॉज रिटन बाय द लियो टॉल्स्टॉय. सो दीज आर दी हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. Acclaim means praise publicly. Trilogy means a group of three related things. Certain means specific but not explicitly stated. Undertake means tackle or take on. Beforehand means previously. Idle means spend time doing nothing. Varied means differing. Counsel means board. Occupation means job or work. Warfare means fighting. Hermit means a person living in solitude as a religious discipline. Reno means famous. Dismount means get off. Frail means weak. Spat means eject saliva forcibly from one's mouth. Resume means restart. Sink means go down below the surface of something. Fainted means lose consciousness for short time. Mourning means make a long low sound expressing physical suffering. Feebly means in a way that lacks strength. Soak means extremely wet. Revive means restore to consciousness. Soar means promise. Executed means skill. Seize means take hold of suddenly, or we can say grabbed. Resolve means firmly determined to do something. Blade means lost blood from the body as a result of injury. Sowing means plant the seed, and pitiated means feel sorrow for the misfortune of. So with this we have completed our lesson. In description box I have given you the link for all the videos of class 10. We will meet in the next video with all the question and answers of 2.2, the 3 questions. Thank you.